जेनेसिस ग्रुप ने फाइनली बैंक चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। तो हम काफ़ी समय से आपको ये बता रहे थे कि ये ऐसा हो सकता है, फाइनली ये हो गया। जेनेसिस ग्रुप ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होगा, आने वाले समय में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल डीसीजी ग्रुप पे क्या होगा, बैरी सिल्बर्ट के जो और एंटिटीज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। अगर बहुत सारी आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। वेलकम टू बिटनिंग, साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो होना ही था। देखिए, जेनेसिस ग्रुप जो है वो भाई अल्टीमेटली था क्या? जेनेसिस ग्रुप आप ये समझ लो कि वो सेंट्रल बैंक था पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम का। अब आप कहोगे सेंट्रल बैंक, आप ये सोचो सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? सेंट्रल बैंक का काम होता है कि जो उसके कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी का ध्यान रखना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, रेट्स को गवर्न करना। तो जेनेसिस ग्रुप बेसिकली आप ये समझो कि इतना बड़ा ग्रुप था कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम का वो लेंडर था। जब भी किसी को क्रिप्टो के अंदर पैसे चाहिए होते थे, वो जेनेसिस ग्रुप उसे वो पैसे प्रोवाइड कर दिया करता था, चाहे वो डिजिटल एसेट्स में, चाहे वो यूएसडी में, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स में। तो बेसिकली एक तरीके का इतना बड़ा ग्रुप था कि जेनेसिस ग्रुप के ऊपर पूरा इकोसिस्टम फ्लरिश किया है। आप ये समझो, इतना बड़ा ग्रुप था। जेनेसिस ग्रुप बेसिकली डीसीजी ग्रुप जो बैरी सिल्बर्ट है उसका उसकी वन ऑफ द कंपनीज है। अगर बैरी सिल्बर्ट की बात करें तो 200 से ऊपर कंपनीज हैं, 35 से ऊपर देशों में उसकी कंपनीज, उसका साम्राज्य फैला हुआ है। क्रिप्टो का आप ये समझ लो कि बहुत बड़ा नाम है बैरी सिल्बर्ट, और डीसीजी ग्रुप एक बहुत बड़ा नाम है। तो डीसीजी ग्रुप की ही एक जो सबसे प्रीमियम, सबसे जो सबसे नंबर वन कंपनी थी वो जेनेसिस जो थी। इनफैक्ट अगर हम देखें तो कॉइन डेस्क का आपने नाम सुना होगा, कॉइन डेस्क भी बैरी सिल्बर्ट की वन ऑफ द कंपनी थी। अब आप देखो कि जेनेसिस ग्रुप का बेसिकली जो फॉल हुआ, वो फॉल शुरू हुआ जब 3AC एरो कैपिटल था, उसके अंदर उसका बहुत बड़ा एक्सपोज़र था, जहाँ पे उसने करीब ढाई बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो पैसे दे रखे थे, वो वहाँ पे जब 3AC कैपिटल का फॉल आउट हुआ, तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। एफटीएक्स के अंदर भी जेनेसिस का एक्सपोज़र था, तो ये होने के कारण जेनेसिस का जैसे ही ये सुनने में आने लगा कि ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है या इसके पास पैसे नहीं है, तो जेनेसिस का क्लियर जो टाई अप था, वो जो पीछे से जेमिनाई एक्सचेंज थी, जेमिनाई एक्सचेंज का ही अर्न प्रोग्राम था। वो जेनेसिस के थ्रू वो अर्न प्रोग्राम चलाते थे। 900 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो जेमिनाई एक्सचेंज का था, वो जेनेसिस के पास था, और जिस पे वो कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो है वो अपने कस्टमर्स को वापस करते थे जेमिनाई वाले, जिसमें से वो कुछ कट अपना कमीशन रखते थे और बाकी पैसा वो यूज़र को वापस करते थे। तो सोचो कि जैसे ही जेनेसिस के फॉलआउट का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जेमिनाई के जो 3,40,000 जो यूज़र हैं, जिन्होंने अर्न प्रोग्राम के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, उनके भी फ्यूचर पे अब क्वेश्चन मार्क लगता है। तो डिटेल में चलते हैं कि अल्टीमेटली इसके अंदर हुआ क्या, पूरी न्यूज़ को समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो लेट्स डू इट। सो बेसिकली अगर आप देखो तो कॉइन डेस्क जो कि खुद बैरी सिल्बर्ट की जो कंपनी है, बैरी सिल्बर्ट का जो डीसीजी ग्रुप है उसकी वन ऑफ द कंपनी है कॉइन डेस्क, और कॉइन डेस्क ने ये आज न्यूज़ को फ्लैश किया करीब 10:02 पे, राइट? आज 20 जनवरी है कि जेनेसिस क्रिप्टो लेंडिंग बिजनेस फाइल्स फॉर बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन। इसको अगर आप देखो तो हर न्यूज़ मीडिया आउटलेट पे इस टाइम ये खबर है, चाहे वो कॉइनडेस्क है, कॉइन टेलीग्राफ है, चाहे आप डीक्रिप्ट डॉट को, ये मेजर जितने भी उनकी मेजर न्यूज़ इस टाइम यही है। अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बेसिकली क्या है कि जेनेसिस ने जो है वो बैंक्रप्सी चैप्टर 11 के लिए फाइल किया, राइट? चैप्टर 11 बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है, थोड़ा एक बारी इसको समझ लेते हैं, ठीक है? चैप्टर 11 बैंक्रप्सी का मतलब ये होता है कि कंपनी बंद नहीं होगी। ऐसा नहीं हो कि शटर गिरा दिया, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, लेकिन वो अपने एसेट्स को और अपनी जो देनदारी है उसको रीस्ट्रक्चर करेगी। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी चलती रहेगी लेकिन उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो बैंकरप्ट है। अब वो जितनी भी उसकी लायबिलिटीज है, एसेट्स है, उनको रीस्ट्रक्चर करेगी और वो नेगोशिएट भी करेगी। हो सकता है वो रीनेगोशिएट करे, जो लेंडर्स हैं जिनका पैसा देना है उनसे कोई मिडल पाथ निकालने की कोशिश करे, जो एसेट्स हैं उनको सेल करने की कोशिश करे, राइट? तो वो अपने एसेट्स को, लायबिलिटीज़ को रीस्ट्रक्चर करने का मौका मिलता है और पब्लिकली अनाउंस कर देती है कंपनी कि भैया हम लोगों ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। अब हम विल ट्राई आवर बेस्ट टू पे
तो इसमें भी ये होता है कि सबसे पहले जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनका पैसा पहले जाता है और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनका पैसा सबसे लास्ट में, और जनरली मरते इसमें वही हैं जिनको जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखो तो इसमें होता क्या है कि कंपनी ऑपरेट करती रहती है। कंपनी एक बार ये बताती है कि मेरे पास इतना कैश है कि मैं अपने इस पर्टिकुलर टाइम पे, जब तक ये बैंक्रप्सी कंप्लीट नहीं हो जाती, तो मैं सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं। तो जेनेसिस ने बोला कि उसके पास 150 मिलियन यूएस डॉलर उसके पास अकाउंट में पड़े हैं, राइट? तो वो इस टाइम पे जो ऑपरेशन है कंपनी के, वो स्मूथली वो चला सकते हैं, राइट? और इसमें बेसिकली बिजनेस एज यूजुअल है, कंपनी चलती रहेगी, जस्ट दैट कि वो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को वो कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर करेंगे, रीनेगोशिएट करेंगे, सो दैट कि वो ज़्यादातर लोगों के पैसे देने की कोशिश की जाती है इस बैंक्रप्सी के दौरान। दे पाते हैं, नहीं दे पाते, वो डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे इस पीरियड के दौरान जो बैंक्रप्सी को मॉनिटर जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट के अपॉइंटेड लोग, बैंक्रप्सी स्पेशलिस्ट, बैंक्रप्सी लॉयर्स, उनकी निगरानी के अंदर ये बैंक्रप्सी ये कंपनी इस दौरान चलती है और रीस्ट्रक्चरिंग जो है उनकी गाइडेंस में होती है। जेनेसिस का बेसिकली फॉलोआउट तब शुरू हुआ जब उसने 2.3 बिलियन यूएस डॉलर जो थे वो 3AC कैपिटल को लेंड किए हुए थे, जिसमें से 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का उन्हें लॉस हुआ, राइट? और उनका एफटीएक्स के अंदर भी काफ़ी एक्सपोजर था जेनेसिस का, जिसकी वजह से ये ओवरऑल उन्हें लॉस हुआ, राइट? डीसीजी ग्रुप की क्योंकि कंपनी है, तो जेनेसिस यहाँ पे ये भी निकल के आया है कि डीसीजी ग्रुप को भी काफ़ी सारा पैसा था जो डीसीजी ग्रुप ने जेनेसिस का देना था, जिसको डीसीजी ग्रुप ने एकदम नहीं दिया। और वो एक प्रोमिसरी नोट के लिए उन्होंने एक प्लान बताया कि 2032 के आसपास वो देंगे, बट वो इट डिडंट गो फाइन विद द कंपनी। कंपनी के अंदर जो होल था ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। अगर आप देखो तो जेनेसिस ने ओवरऑल टॉप 50 क्रेडिटर्स को 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की देनदारी है। 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की देनदारी है टॉप 50 क्रेडिटर्स के। और बैंक में कितना पैसा पड़ा है? सिर्फ 150 मिलियन पड़ा है। 150 मिलियन पड़ा है अपने एम्प्लॉयज को या अपने ये जो बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स को पैसा देने के लिए। और पैसा टोटल तो नहीं, 50 टॉप क्रेडिटर्स को 3.5 बिलियन देना है और 1 लाख क्रेडिटर्स को क्लोज टू 1 बिलियन से 10 बिलियन के बीच में देना है। तो टॉप 50 को 3.5 बिलियन देना है। और आप सोचो ये जो क्रेडिटर्स हैं टोटल, ये कितना बड़ा उनकी लायबिलिटी है। इसमें से सबसे उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट लायबिलिटी जिसमें केस चल रहा है वो विंक्लेवॉस ब्रदर्स के साथ चल रहा है, जो जेमिनाई का जो एक्सचेंज है। उन्होंने 900 मिलियन यूएस डॉलर इनसे लेने हैं, क्योंकि 900 मिलियन यूएस डॉलर जो यूजर्स का फंड था जेमिनाई एक्सचेंज का, वो जेमिनाई के जेनेसिस के पास पड़ा है। तो ये 3,40,000 लोगों की का जो फ्यूचर है, उनका जो क्रिप्टो है, वो भी इस पे डिपेंडेंट है। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये फॉल-आउट है। विंक्लेवॉस ब्रदर ने ये बोला है कि उसको होप दिख रही है कि चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि शायद ये पैसे उनको वापस मिल जाएँ अब। और क्योंकि विंक्लेवॉस ब्रदर ये चाह रहा था कि डीसीजी ग्रुप में जो बैरी सिल्बर्ट है उसको हटाया जाए, तभी उसके पैसे वापस आएँगे। बहुत दोनों में आपस में खींचातानी और धमकी भी चल रही थी कि लीगली दे विल परस्यू इट एंड दे विल फाइट अ लीगल बैटल, जो कि इसको उसने एक ट्वीट के थ्रू ये कहने की कोशिश करी। ख़ैर फिलहाल उसने उम्मीद जताई है कि चैप्टर 11 बैंक्रप्सी में व्हाइल द कंपनी गो फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, चांसेस हैं कि उनके पैसे उनको मिल जाएँगे। तो ये एक खबर है। अब इस खबर का एक्चुअल में मार्केट पे क्या ओवरऑल इम्पैक्ट है? अगर आप देखो, मार्केट हिली नहीं, व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तो इससे ये पता लग रहा है कि अगर आप देखो बिटकॉइन का अगर आप देखो तो ये न्यूज़ कल से चल रही है कि वो बैंक्रप्सी फाइल हो सकती है। तो 24 घंटे की रेंज में अगर आप देखो तो 20,668 से 21,188, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मार्केट ऐसी न्यूज़ पे, एफटीएक्स की न्यूज़ पे, आपको याद होगा कि कैसे क्रैश करी थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो बिटकॉइन की प्राइस है, क्या ये प्राइस्ड इन थी? राइट? क्या ये ऑलरेडी, ये जो बैड न्यूज़ है या जेनेसिस की जो न्यूज़ है, क्या ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी? क्या लोगों ने ऑलरेडी इस प्राइस को प्राइस इन किया हुआ था, इस इवेंट को प्राइस इन किया हुआ था? प्राइस इन का मतलब है कि जितना गिरना था, उसमें जेनेसिस का फॉलआउट को एक्सपेक्ट किया जा चुका था कि वो फॉलआउट होगा और वो बैंक्रप्सी फाइल होगी और डीसीजी ग्रुप का फॉलआउट होगा। तो इसीलिए अगर आप देखो तो काफ़ी सारे लोग सरप्राइज़ हैं कि कि इसका इम्पैक्ट मार्केट पे इसका 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 अब इसका इम्पैक्ट है कि नहीं, उसको इस तरीके से समझिए कि काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि यार इसका इतना इम्पैक्ट आया क्यों नहीं? देखिए, प्राइस ऑलरेडी हो सकता है कि प्राइस इन हुआ हो, लेकिन अब जैसे-जैसे बैंक्रप्सी चैप्टर 11 फाइल हुआ,
अब इसमें ये देखने वाली बात ये है कि डीसीजी ग्रुप बैरी सिल्बर्ट क्या करता है, उसको अगर ये बिना उसके सपोर्ट के जेनेसिस रिवाइव नहीं हो सकता। जो बैरी सिल्बर्ट ने जो जेनेसिस के पैसे देने हैं, तो 1 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो होल है, उसको कैसे प्लग इन करेगा, कैसे फिल करेगा? बैरी सिल्बर्ट को भी टाइम मिलेगा कि उसके पास जो 200 कंपनीज़ हैं और करीब 500 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो कंपनीज़ की वैल्यूएशन है अलग-अलग, जैसे कॉइनडेस्क हो गया और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनको बेच के या उनसे उनको सेल करके कितना पैसा वो अरेंज कर पाएगा। आपस में और कौन सी कंपनीज़ इंटरलिंक्ड हैं। जो ग्रेस्केल ट्रस्ट है उसका क्या होगा, राइट? उसका फ्यूचर क्या है? ग्रेस्केल ट्रस्ट के अंदर जो बिटकॉइन्स हैं क्या वो मार्केट के अंदर डंप होंगे? अगर डीसीजी ग्रुप अगर का फॉल आउट होता है तो क्या डीसीजी ग्रुप के अंदर जो क्या उनके पास जो बिटकॉइन है क्या वो मार्केट के अंदर डंप होंगे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी भी पत्ते खुलेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एफटीएक्स के फॉल आउट के बाद एकदम ऐसा नहीं हुआ था कि मार्केट जब गिरी थी फिर गिरती चली गई, राइट? क्योंकि ये बैक टू बैक चीज़ें निकलती आई, 3AC निकल के आया, वो जैसे सेल्सियस के बाद वॉयेजर आया, 3AC आया, एफटीएक्स आया। तो अब इसके बाद क्या आएगा? नोबडी नोज़, बट एटलीस्ट जो जेनेसिस का जो बैंक्रप्सी थी, मुझे लगता है वो प्राइस इन होती हुई दिख रही है। लेकिन फ्यूचर में भी और ऐसी नी चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो ना सारा इंटरलिंक्ड है। जब एक चीज़ गिरती है तो दूसरी चीज़ को हमने देखा कि वो भी आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आपस में चीज़ें इंटरकनेक्टेड थी? क्या आपस में चीज़ें कितनी इंटरलिंक्ड थी और क्या आगे फ्यूचर में होगा? फिलहाल के लिए ये कह सकते हैं कि जिस हिसाब से बिटकॉइन ने रिएक्ट किया है इस न्यूज़ के लिए, दिस इज़ लाइक इनक्रेडिबल, मेरे लिए सरप्राइज़ है। मुझे इस सरप्राइज़ का एक ही फिर आंसर मिलता है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें प्राइस्ड इन थी, राइट? तो अब आगे के लिए क्या होगा? आगे क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है निकल के आएँ, डीसीजी ग्रुप के निकल के आएँ, ग्रेस्केल ट्रस्ट का मेन है, वो किस तरीके से वो क्या इस टर्मॉइल से बच पाता है कि नहीं, राइट? अगर नहीं तो फिर ग्रेस्केल ट्रस्ट के जो बिटकॉइन्स हैं, क्या वो मार्केट में आएँगे? क्या वो सेल होंगे, डंप होंगे मार्केट के अंदर? ये देखने वाली बात है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि कॉशियस रहें, राइट? कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली बुरी खबर है, इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर है। और ये जो चीज़ें 2022 की है वो 23 में भी स्पिल ओवर हो रही हैं, राइट? सो आगे फ्यूचर में क्या सिनेरियो बनता है, कैसी चीज़ें होती हैं, वो दैट दैट टाइम विल ओनली टेल। बट फॉर दैट मोमेंट आई थिंक द ओनली पॉइंट हियर इज़ दैट यू नीड टू फॉर्म अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कि आपको अगर बिटकॉइन स्पेस में आना है, ये चीज़ें होती रहेंगी, इंडस्ट्री बहुत नए फेज़ स्टेज पे है, आप चीज़ों को प्राइस इन नहीं कर सकते, आप चीज़ों को टाइम नहीं कर सकते। आपको लंबी अवधि के लिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री के अगर आप के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, टाइमिंग को प्राइस इन करने के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट, यू वोंट बी एबल टू टाइम द मार्केट। द ओनली बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू कीप accumulating on every dip, कीप accumulating on every dip, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी छोटी क्वांटिटीज को आप बाय करते रहो, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इसमें इन्वेस्टेड रहो। तभी आप जाके कुछ गेन कर पाओगे। अगर आप टाइम करते रहोगे, पैनिक करते रहोगे, ऐसी न्यूज़ पर रिएक्ट करते रहोगे, तो you are not going to land anywhere. With this thought, thank you very much, and please do press the like button and do comment, and कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।